अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी दुनिया में इस हुक्मरान जमात और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नाजायज़ गठजोड़ के लिए मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। खान की रिहाई का सफ़र भी शुरू हो चुका है। इमरान खान को हर सूरत जल्द अज जल्द रिहा करना पड़ेगा। इनको जितना अरसा तक जेल में रखेंगे ये इस नाजायज़ हुकूमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। खान ने ख़त लिखा आर्मी चीफ से मुतालिक, उसके कुछ मंदरजात मैं अपनी पहली वीडियो में बयान कर चुका हूँ, कुछ मज़ीद आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज तक किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को, अपोजिशन लीडर को, सियासी जमात के सरबराह को यह हिम्मत नहीं हुई कि वो जेल में बैठ के कैदी हो के, सज़ा याफ्ता हो के, कई सौ मुकदमात उस पर हों और उसने आर्मी चीफ को ख़त लिखा हो, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन ओहदा है इस वक्त पाकिस्तान का। अमूर मुमलिकत मुकम्मल तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ की गिरफ्त में है और उनके एक इशारे पर खान का हुक्का पानी बंद हो जाता है, एक इशारे पर जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो उनको बराह रास्त खान ने ख़त लिखा। ख़त की इब्तिदा कहाँ से है? खान का कहना है कि फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम DHAs, तमाम कैंट कंटोनमेंट एरियाज़ में, तमाम फ़ौजी इलाकों में जहाँ जहाँ फ़ौजी ख़ानदान आबाद हैं, उन तमाम एरियाज़ में, उन तमाम कौमी असम्बली के हलकों में पूरे पाकिस्तान में PTI के उम्मीदवार जीते हैं, खान को वोट पड़े हैं। इसलिए खान साहब कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। कल खान साहब का ना फ़ौज के साथ इख्तलाफ था और ना आज है। उनका इख्तलाफ कहाँ पे है? उनका इख्तलाफ है फ़ौजी क़यादत से। फिर खान ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। तो यहाँ पे खान ने आर्मी चीफ से किसी किस्म का कोई NRO नहीं मांगा, कोई दरख्वास्त नहीं की, बल्कि एक पूरी सूरत हाल, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, पाकिस्तान की गिरती मईशत, बदतरीन सिक्योरिटी सिचुएशन, फ़ौज और अवाम में बढ़ते जो फासले हैं उससे आगाह किया है। फिर पिछले 2-2.5 सालों में जो गैर आइनी इक़दामात हुए, गैर कानूनी आइन शिकनी हुई, इलेक्शन चोरी हुए, उसके बारे में उन्होंने ख़ास तौर पर जनरल साहब को आगाह किया है। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली है जो फ़ौज और अवाम में फासला बढ़ा है, और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है, और जिस अंदाज में एजेंसियां प्री पोल धांधली और नतायज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस रहीं, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुँचाई। सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। अब आप ये बताएं कि ये कहाँ से NRO? ये एक मुकम्मल आईना है जो दिखाया जा रहा है, एक चार्जशीट है जो सामने रखी जा रही है और अर्दली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। दूसरी वजह उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए लाई गई और उसका बुनियादी मकसद भी शिकंजे में करना था इस निज़ाम को। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं और पॉकेट्स जजेस के ज़रिए लगाने के लिए मेरे मुकदमात नासिर जावेद राना ने फैसले कई बार मुलतवी किए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पॉकेट जजेस आएँ और उनके सामने मेरी दरखास्तें जाएँ, अपीलें जाएँ और वो फिर उसको लटका कर रखें। उन्होंने कहा कि अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हुकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले करने वाला ना हो। फिर तीसरी वजह उन्होंने कहा, पीका जैसा काला कानून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी कदगन लगाएगी और उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि इंटरनेट में खलल की वजह से 1.72 अरब डॉलर, 1 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज़ायद नुकसान हो चुका। पाकिस्तान के नौजवानों का कैरियर भी तबाह किया गया। चौथी वजह उन्होंने बताई कि मकबूल जमात PTI रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला उस पर मुसलसल जारी है और हमारे लीडर कारकुनान की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए, 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गईं, उन्हें अगवा किया गया।
लोगों के ख़ानदानों को हिरासा किया गया। पीटीआई को कुचलने की गरज से मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है और अवामी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जो टाउट शोर मचा रहे हैं इसमें कहाँ पे माफ़ी और एनआरओ की बात की गई है? वो तो सारे का सारा रिकॉर्ड सामने ला रहे हैं ताकि जीएचक्यू के रिकॉर्ड पर ये ख़त मौजूद हो, आने वाली लीडरशिप के सामने हो और तारीख जब लिखी जाए तो उसमें बताया जाए कि इमरान खान एक लीडर था और उसने जेल में बैठकर कैदी होते हुए ये काम किया। पांचवी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम और मईशत का बुरा हाल होना है। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और बैरून मुल्क तेज़ी से सरमाया मुंतकिल हो रहा है, कारोबार लोग मुंतकिल कर रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो दहशत गर्दी का खौफ है, दूसरा कानून की हुक्मरानी नहीं, निज़ाम इंसाफ को बर्बाद कर दिया गया है, इसलिए सब के सब लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत अंदर से खोखली हो चुकी है। छठी वजह खान ने कहा कि तमाम इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गरज से पीटीआई को कुचलने का काम करना है। मेजर और कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए उन मसाइल की निशानदही है जिसकी वजह से फ़ौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है और मेरी पॉलिसी पहले दिन से ही एक है कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और इस मुल्क की इस्तेकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक सूरत है और वो ये कि फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना, अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना, ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही खलीज बढ़ती जाएगी और कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, इससे ज़्यादा कोई चार्जशीट नहीं हो सकती। खान ने पूरी तफसील आर्मी चीफ के सामने रखी है। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस ख़तरे में है क्योंकि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अब बैरून मुल्क से क्या आवाज़ें उठ रही हैं? खान ने जो कुछ बताया है वही कुछ हो रहा है और ऐसी ही चार्जशीट बैरूनी ममालिक से भी हो रही है। आलमी इदारे, आलमी तंजीमें और ममालिक चार्जशीट कर रहे हैं। इक़्तिदार के आलमी ईवान इसलिए हम पर चढ़ दौड़े हैं कि हमने ये मौका उन्हें खुद फराहम किया है क्योंकि पाकिस्तान में जितना गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर अखलाकी निज़ाम होगा, दूसरों को उतना ही बोलने का मौका मिलेगा। और फिर हमने प्रोटोकॉल साइन किए हैं, ग्लोबल विलेज है, हम मुआहदों पर अमल के पाबंद हैं। इसलिए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ट्रंप हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही है। दूसरी जानिब हमारा दोस्त मुल्क चीन भी मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और सिक्योरिटी खदशात पर सवाल उठा रहा है। तो खान ने जो कहा है, चाइना भी वही कह रहा है, वही आवाज़ वाशिंगटन और लंदन से भी आ रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ऑफिशली पीका एक्ट तरामीम और पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मीडिया की आज़ादी, इंटरनेट के इस्तेमाल की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय के हुकूक की फराहमी के ख़्वाह हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि हम पाकिस्तानी हुकाम से शहरियों की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी का मुतालबा करते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वही कहा गया जो खान ने कहा और बाकायदा विजिट वो यहाँ से करके गए हैं और आर्मी चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म को बता कर गए हैं। और अब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें कहा है कि जीएसपी प्लस की मॉनिटरिंग साइकिल वस्त मुद्दत तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी हुकाम ज़ाब्ते के तहत दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहे हैं जिसका इन्हिसार मसाइल की फहरिस्त को हल करने पर होगा। इलामिया में यह भी कहा गया कि बुनियादी इंसानी हुकूक की फलाहमी और ठोस इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दीगर मसाइल पर जहाँ मगरबी ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हैं, वहीं पर चाइना पाकिस्तान के साथ इस वक्त सर्दमोहरी दिखा रहा है और उसके शिकवे शिकायत बहुत संजीदा हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीनी वर्कर्स पर बढ़ते हुए हमलों ने चीनी हुकाम को भी तशवीश में मुब्तला रखा है और पाकिस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी हुकूमत को अंदरूनी सतह पर, क्योंकि उनके अपने थिंक टैंक्स भी इनको वार्न कर रहे हैं और चीनी जरीदा है जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल पर इस्लामाबाद से फैसला कुन किरदार अदा करने का मुतालबा किया। ये अब चाइना की ऑफिशियल ओपिनियन आ रही है। आपको पता है चाइना में मीडिया पर जो कुछ होता है वो स्टेट कंट्रोल्ड होता है। तो चीनी जरीदा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट है
اور کہا گیا کہ چین کے تھنک ٹینکس نے حکومت پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے اور وہاں پر چین کی نجی سیکیورٹی کمپنیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور چینی تھنک ٹینکس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں چین نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن چینی ورکرز بالخصوص بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کا انہیں سامنا ہے، اس لیے بیجنگ کو اپنا مائنڈ تبدیل کرنا چاہیے۔ تو ایک لفظ بڑا سوچ کر لکھا گیا، پھر کہا گیا کہ بیجنگ متعدد بار اسلام آباد سے چینی ورکرز کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر چکا ہے، لیکن پاکستانی حکام لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اس لیے بیجنگ کو چین کی نجی سیکیورٹی کمپنیز اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر جوائنٹ فورس تشکیل دینے پر زور دینا چاہیے تاکہ وہاں چینی ورکرز کا تحفظ کیا جا سکے۔ پھر ایک جریدہ ہے دا ڈپلومیٹ، اس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ چین نے پاکستان کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کر لی ہے اور آئرن برادر جیسے دو طرفہ تعلقات اب ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور سی پیک منصوبوں کی رفتار بھی کافی سست ہو چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل اور حکومت کی خراب گورننس ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین کو پہلے صرف بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کے حملوں پر سخت تشویش تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کالعدم طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں نے سیکیورٹی مزید خراب کر دی ہے۔ پاک چین تعلقات میں سردمیری اور سی پیک سست روی سے متعلق گارجین کی رپورٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ چین پاکستان سے خوش نہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ایسی سچویشن میں اب فیصلہ سازوں کو کیا کرنا ہوگا۔ خان کا خط ایک گائیڈ لائن ہے، شاید اس کے ذریعے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی عقل آئے اور وہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔